दोस्तों, षष्ठी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अनुभव वर्मा षष्ठी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वर्णमाला के कुछ विशेष फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और इस फैक्ट में मैं आपको द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजनों के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा इनका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि व्यंजन हमारे कितने प्रकार के हैं, मूल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं और द्विगुण व उत्क्षिप्त व्यंजन है क्या। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पहले देखते हैं हमारे व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए, हमारा देखिए एक है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो यहाँ पर देखिए का वर्ग में 5 व्यंजन हैं, चा वर्ग में 5 हैं, टा वर्ग में 5 हैं, ता वर्ग में 5 हैं और पा वर्ग में 5 व्यंजन हैं। तो ये टोटल 25 व्यंजन होते हैं। तो इन 25 व्यंजन को जो है हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन 25 व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 25 व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो हमारा पहला अक्षर होता है का, तो इसी से इस पूरे वर्ग का ये प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, इसीलिए हम इसको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग कह देते हैं। ठीक है, अगला देखिए या, रा, ला, वा, ये हमारे कहलाते हैं अंतः स्थ व्यंजन और इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ईशत व्यंजन। ये ईशत व्यंजन जो है यूपीपी और पीसीएस वगैरह में पूछा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये ईशत व्यंजन नाम जो है बहुत कम जगह पे लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मैंने इसको जो है काफी जो है डीप में जब देखा तो वहां पे मैंने देखा कि अंतःस्थ व्यंजन को ही ईशत व्यंजन कहते हैं। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे कि ईशत व्यंजन क्या है। अगर ईशत व्यंजन आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, अंतःस्थ व्यंजन को ही हम ईशत व्यंजन कहते हैं। दूसरा है हमारा शा, शा, शाह। इनका जब आप लोग उच्चारण करते हैं तो देखिए आपके मुंह से गर्म वायु निकलती है, तो इसीलिए इनको हम संघर्षी या ऊष् व्यंजन कहते हैं। और ये भी हमारे 4 होते हैं टोटल। तो ये 25 और 4 और 4, तो ये टोटल हमारे 33 व्यंजन हो जाते हैं। तो यही व्यंजन हमारे मूल व्यंजन कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, ये 25 स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन या ईशत व्यंजन और 4 हमारे संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। तो इनको मिलाकर हमारे 25, 4, 29 और 4 33 व्यंजन जो हैं, इन्हीं व्यंजन को हम क्या कहते हैं? मूल व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल व्यंजन। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं, तो हम टिक क्या करेंगे? 33 हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, छात्रंज्ञा और स्रा, ये हमारे क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। और इनके बारे में मैं अभी सेपरेट से वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि छात्रज्ञा और स्रा ये किन किन व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि ये कोई नए व्यंजन नहीं है, ये 2 व्यंजनों से मिलकर ही बने हैं, तो इसीलिए इनको हम नया व्यंजन, मूल व्यंजन में इनको हम नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये मूल व्यंजनों से ही मिलकर बने होते हैं। और 2 हमारे पास द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, डा और ड़ा। तो ये भी जो है हमारे कोई नए व्यंजन नहीं है। डा के नीचे बिंदी लगा के और डा के नीचे बिंदी लगा के हम इनका निर्माण करते हैं, तो इनको भी हम मूल व्यंजन में नहीं गिनते हैं। तो देखिए, मूल व्यंजन हमारे 33 हैं, मूल व्यंजन। और अगर कुल व्यंजन की बात करेगा तो 33 में 4 जोड़ देंगे और 2 और जोड़ देंगे तो हमारे टोटल 39 हो जाएंगे। अगर मूल व्यंजन की बात करेगा तो 33 और कुल व्यंजन की बात करेगा तो 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, इन दोनों को जोड़कर हमारे 39 बन जाएंगे। क्योंकि छात्राज्ञा ये 2 मूल व्यंजनों से मिलकर ही बने होते हैं, इसीलिए इनको हम मूल व्यंजन नहीं मानते हैं। और इसी प्रकार डा और डा, ये डा और डा से नीचे बिंदी लगा के बना लिए जाते हैं, इसीलिए इनको भी हम मूल व्यंजन नहीं मानते हैं। ठीक है, तो हमारे मूल व्यंजन 33 हैं, कुल व्यंजन 39 हैं। अब थोड़े विशेष तथ्य देख लेते हैं कि हमारा या और वा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अर्धस्वर व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। स्वर नहीं कहते हैं, अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे वर्णमाला में पूछा गया है कि हमारे अर्धस्वर व्यंजन कौन से होते हैं। तो या और वा हमारे अर्धस्वर व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर की तरह ही इनका उच्चारण होता है। जब आप या और वा
का उच्चारण करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आपकी जीभ पे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। जैसे आप जब उच्चारण करेंगे या, रा, वाह करिए, या और वाह, वाह देखिए कितनी आसानी से उच्चारण हो रहा है, बिल्कुल स्वर के जैसा। इसीलिए इनका उच्चारण स्वर के जैसा है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। फिर से देखिए, या और वाह ये हमारे अर्ध स्वर हैं, अर्ध स्वर व्यंजन हैं, क्योंकि इनका उच्चारण कैसा है, स्वर के जैसा ही है, स्वर के जैसा है, इसीलिए इनको हम अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर के जैसा है। आप खुद इनका उच्चारण करके देख सकते हैं, या और वाह का उच्चारण करिए, वाह। देखिए आपकी जबान को कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, ना या के उच्चारण में, ना वाह के उच्चारण में। जैसे आपको आ ई इस तरह से आप उच्चारण करते हैं तो उसमें भी आपकी जबान को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, आपकी जो जिह्वा है वो संघर्ष नहीं करती है वहां पे। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा है, उच्चारण इनका भी सेम वैसा ही है, स्वरों के जैसा, इसीलिए हम इनको अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। और ये फैक्ट आप क्या करेंगे, सीधे सीधे याद रखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार यही पूछा गया है कि अर्धस्वर व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप इसको सीधे याद रखेंगे। और रा याद रखिए, रा को हम कहते हैं लुंठित या कंपित वर्ण। क्यों कहते हैं, देखिए आप लोग रा का उच्चारण करिए, रा रा, तो आपकी जबान घर्षण हो रहा है, आपकी जबान में रा, आपकी जबान देखिए दांतों से घिस रही है, इसका घर्षण हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रकंपित या लुंठित वर्ण। क्या कहते हैं, प्रकंपित या लुंठित वर्ण। फिर से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रा जो हमारा होता है रा वर्ण, इसका आप लोग स्वयं उच्चारण करके देखिए, रा रा। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपकी जबान देखिए दांतों से रगड़ खाएगी, यानी कि वहां पे घर्षण होगा, प्रकंपन पैदा होगा। देखिए जब रगड़ होगी तो प्रकंपन पैदा होगा, तो इसीलिए इसको प्रकंपित या कंपित वर्ण कहते हैं, या लुंठित वर्ण कहते हैं रा को। और रा का जो पदेन रूप होता है वो, और जो रा का रेफ रूप होता है, उसकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, तो वहां पे जाके आप रा का पदेन रूप और रा का रेफ रूप क्या होता है वो आप लोग देख सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, रा हमारा कैसा है, रा हमारा लुंठित या कंपित वर्ण है। जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जबान दांतों से घिसती है, मतलब घर्षण होता है। देखिए रा, घर्षण हुआ यानी कि प्रकंपन पैदा होता है, इसीलिए हम इसको लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। और इसका जो है दो तरीके से उपयोग किया जाता है, पदेन रूप में और हमारा पदेन रूप के अलावा रेफ रूप में। तो दोनों प्रकार का जो प्रयोग है उसकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग आसानी से जाके उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अमानक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अमानक व्यंजन हमारे ये तीन हैं, ये झा है, ये ड़ा है और ये चा है। देखिए पहले झा इस तरह से बन रहा था, तो ये झा जो है, जो देवनागरी लिपि के जो मापदंड हैं, जो कुछ क्राइटेरिया है हमारे देवनागरी, देखिए हिंदी पूरी तरीके से वैज्ञानिक भाषा है, तो हमारी देवनागरी लिपि भी पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। तो ये झा जो था, ये झा ये कुछ भा की तरह लग रहा था, और देवनागरी लिपि का जो क्राइटेरिया है, जो मापदंड हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसको हमने संशोधित कर दिया। सेम इसी प्रकार ड़ा को हमने संशोधित कर दिया और छा को हमने संशोधित कर दिया, क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है कि निम्न में से कौन सा मानक वर्ण नहीं है, या निम्न में से कौन सा मानक वर्ण अमानक वर्ण है। कौन सा मानक वर्ण नहीं है या अमानक वर्ण भी कह सकता है, तो वहां पे ऑप्शन में ये दिए रहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं अगर एक बार भी आपने पढ़ा हुआ होगा। तो फिर से देख लीजिए, ये हमारा झा बना हुआ है इस तरह से, पहले ड़ा देखिए अब इस तरह से बनता है, पहले इस तरह से था। झा छा हमारा इस तरह से बनता है, पहले इस तरह से था। क्योंकि ये जो है, जो पहले ये झा बन रहा था, ये देवनागरी लिपि के मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, संशोधित कर दिया। ठीक है, तो अब आप आसानी से क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। देखिए मूल व्यंजन 33 है, कुल व्यंजन 39 है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया जो हमारा उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ। ठीक है, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखते हैं हम, देखिए अब देख लेते हैं हमारे व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ कहाँ से होता है। देखिए हमारा जो का,
टा, ता और पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण हैं। देखिए का, टा, ता और पा के प्रथम 4 वर्ण, ये 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण, ये ये और ये, इनको हम कहते हैं संघर्षी, संघर्षी। ठीक है, हालांकि कहते हैं हम 25 को भी संघर्षी ही हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं, देखिए का, खा, तो आपकी जबान जो है ऊपर देखिए स्पर्श करती है, तो इसीलिए इनको भी हम स्पर्शी व्यंजन ही कहते हैं। लेकिन इसमें हमने 2 श्रेणियां बांट ली हैं। अगर क्वेश्चन बहुत ही डीप से पूछा गया, मान लीजिए आपसे, अगर आपसे संघर्षी व्यंजन पूछ लिया जाए या स्पर्श व्यंजन पूछ लिया जाए तो आप सीधे बता ही देंगे। लेकिन मान के चलिए अगर आपसे बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप फिर कैसे बताएंगे। तो वही मैंने यहाँ पे कुछ रख दिया है ताकि आप लोगों का क्वेश्चन कोई भी यहाँ से जो है बिल्कुल बचे ना। देखिए स्पर्शी, स्पर्शी, देखिए जब आप, स्पर्शी का मतलब है, देखिए आप का बोलिए, का तो आपकी जबान ऊपर जो है तालू में जाके स्पर्श करती है, इसीलिए हम इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजन हमारे ये 25 व्यंजन स्पर्शी हैं। लेकिन क्या है, इन स्पर्शी व्यंजन में भी 2 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, एक है हमारा स्पर्शी, एक है स्पर्श संघर्षी। ठीक है, जनरली ये वाली जो श्रेणी है ये नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन मैंने पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल हाई होता जा रहा है, तो कहीं कहीं पे ये पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कर दिए हैं ताकि आगामी परीक्षाओं में आपका जो है आप ये ना कह पाए कि मेरा क्वेश्चन यहाँ से हो नहीं पाया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे स्पर्शी तो 25 के 25 हैं, लेकिन का, टा, ता और पा वर्ग के प्रथम 4 पूरी तरीके से स्पर्शी हैं और चा वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण कौन कौन से हैं, चा वर्ण के प्रारंभ के 4 वर्ण, ये चा, छा, जा, झा, ये देखिए चा, छा, जा, झा जब आप बोलेंगे तो जबान लड़ेगी भी ऊपर और थोड़ी गर्म वायु भी निकलेगी, तो इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, संघर्षी और स्पर्शी दोनों। ठीक है, तो ये संघर्षी स्पर्शी दोनों हैं। बाकी जो का से लगा के घा तक हैं ये पूरी तरीके से स्पर्शी हैं, का से लगा के ढा तक हैं ये भी पूरी तरीके से स्पर्शी हैं, ता से धा तक हैं ये भी पूरी तरीके से स्पर्शी हैं, और पा से भा तक हैं ये भी पूरी तरीके से स्पर्शी हैं। देखिए दोस्तों फिर से रिकॉल करते हैं, ये हमारे 25 व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन। जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जबान तालू से स्पर्श करती है। लेकिन इसमें भी 2 विशेष कैटेगरियां हैं, जो हमारे का से घा तक है, टा से ढा तक है, ता से धा तक है और पा से भा तक है, ये पूरी तरीके से हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। किंतु थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो हमारा चा, छा, जा और झा ये वाले जो है हमारे, ये स्पर्शी तो हैं ही हैं, साथ में थोड़े संघर्षी भी हैं। आप लोग इनका उच्चारण कर सकते देख सकते हैं, चा, छा, गर्म वायु निकल रही है, जवान भी ऊपर हमारी तालू से टकरा रही है, तो ये संघर्षी होने के साथ साथ स्पर्शी भी हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है, तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। नासिक के क्या है, नासिक मैं आपको बता चुका हूं, जिनका उच्चारण नाक से होता है नासिक के, और अनुनासिक जो होते हैं जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। अनुनासिक में हमारा चंद्र बिंदु आता है और अर्धचंद्र आता है, नासिक में हमारा अनुस्वार आता है और पंचमाक्षर आता है। क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि अनुस्वार भी पंचमाक्षर का काम करता है, तो वो भी नासिक की ही होगा। और जो हमारा तद्भव के शब्द हैं तो वहां पे हम चंद्रबिंदी लगाते हैं, तो चंद्रबिंदी हमारी किस में आ जाती है, अनुनासिक में। और अर्धचंद्र जो इंग्लिश से आए हुए शब्द हैं जैसे डॉक्टर, तो उसमें अर्धचंद्र लगाते हैं, तो वो भी हमारा अनुनासिक होता है। और जैसे कमल, जलज, जिनका उच्चारण हम पूरी तरीके से मुंह से कर लेते हैं, नाक से नहीं करते हैं, वो निम्नासिक होते हैं। और नासिक के क्या होते हैं, जिनका हम नाक से करते हैं, जैसे अनुस्वार और पश्चिमाक्षर। तो वही मैंने आपको बताया है, नासिक के सभी वर्गों के पंचमाक्षर। तो सभी वर्गों के पंचमाक्षर कौन कौन से हैं, देखिए ये है हमारे सभी वर्गों के पंचमाक्षर, अंगा, झा, रा, ना और मा। क्योंकि इनके पास तो कोई पांचवा वर्ण होता नहीं है, तो यहाँ पे पंचमाक्षर का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे पंचमाक्षर हैं।
ये नासिक के होते हैं, क्योंकि इनको रिप्लेस करने के लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो यही हमारे पंचमाक्षर हो गए। अनुस्वार जो है पंचमाक्षर का भी काम करता है, वो मैं आपको बार बार वीडियोस में बता चुका हूँ। आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। रा के रूप पड़े हुए हैं, और उसके साथ में मैं ये वाला भी आपको बता चुका हूँ। अयोगवाह क्या है, कौन सा टॉपिक है, अयोगवाह। अंगावराह को क्या कहते हैं, अयोगवाह। तो वो मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ अयोगवाह पे। तो वहां पे नासिक, अनुनासिक और निर्नुनासिक तीनों के बारे में मैंने बहुत बढ़िया से आपको बताया है। और अनुस्वार कैसे पंचमाक्षर का काम करता है ये भी बताया है। और कुछ वर्णों का मैंने वर्ण विच्छेद करके भी बताया है कि अनुस्वार वाले, जहां पर अनुस्वार पंचमाक्षर का काम कर रहा होगा, तो उन वर्णों का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो गंगा गंगा का, जैसे गंगा शब्द था, श्रृंगार शब्द था, तो उसका मैंने क्या किया था, वर्ण विच्छेद करके आपको दिखाया था। और श्रृंगार में अंतर भी बताया था कि श्रृंगार सही तरीके से कैसे लिखना है। तो वो भी मेरी सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, वो भी आप जाके मेरे चैनल पर विजिट करके वहां पे देख सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है कि श्रृंगार सही से कैसे लिखा जाता है, और श्रृंगार का वर्ण विच्छेद क्या होगा, वहां पर भी मैंने आपको पंचमाक्षर के बारे में बताया है। इसके अलावा देखिए, पंचमाक्षर के बारे में बता दिया मैंने आपको। संघर्षी शा 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 हा, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। शा 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 हा, क्योंकि इनके उच्चारण करने में हमारे मुंह से गर्म वायु प्रवाहित होती है, जबान को संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे संघर्षी व्यंजन हो गए। और इसके अलावा जो का, खा, गा, जा और फा, ये नुक्ता वाले हैं। ये अभी अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं। या और वा जो हमारे हैं, ये अर्ध स्वर हैं। या और वा अर्ध स्वर हैं, इनका उच्चारण स्वर के जैसा है। तो इनका उच्चारण जो होगा वो जबान को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसे आ ई उ उ, जैसे आप लोग करते हैं स्वरों का उच्चारण, सेम उसी तरीके से या और वा का उच्चारण भी स्वरों के जैसा होता है। तो इसमें जबान को कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। आगे मैंने लिख दिया है। और लुंठित या प्रकंपित वर्ण रा होता है हमारा। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि रा के उच्चारण में हमारी जबान दांतों से रगड़ती है तो प्रकंपन पैदा होता है। तो इसीलिए इसको हम लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। और इसके जो मात्राएं लगती हैं पदेन रूप और रेफ रूप वाली, वो मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं वहां मेरी प्ले लिस्ट पे। अब अगला देखिए हमारा, ये याद रखिएगा आप लोग, ये वाला बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ला क्या है। हमारा पार्श्विक वर्ड है ला। ला ला, जब आपका ला का उच्चारण करेंगे तो देखिए जबान पलटेगी आपकी। ला ला, उच्चारण घर में करके देखिएगा, रटने की कोशिश मत करिएगा। स्वयं आप लोग उच्चारण करके देखिए ला ला। जब आप ला का उच्चारण करेंगे तो आपकी जबान पलटेगी जाके, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और पार्श्विक शब्द का मतलब ही होता है पार्श्व, बगल या किनारा। पार्श्विक शब्द का मतलब क्या होता है, पार्श्व, बगल या किनारा। देखिए आपकी जबान जब आप ला वर्ण का उच्चारण करते हैं तो पलट जाती है, जाके तालु में लड़के फिर पलटती है, इसीलिए इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो आप लोग आज से इसको भैया याद जरूर रखिएगा। ये वाला बहुत एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछा जाता है कि हमारा पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ये ला होता है। और लुंठित या प्रकंपित भी पूछा जाता है, तो वो हमारा रा होता है। ये प्रकंपित या लुंठित रा होता है। और या और वा क्या होता है, अर्ध स्वर होते हैं हमारे, अर्ध स्वर होते हैं। तो ये भैया तीन कॉन्सेप्ट रख लीजिए। या आप लोग घर में बार बार इसका उच्चारण करके देखिए, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, या और वा अर्ध स्वर हैं हमारे। रा को हम लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं, और ला को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं, क्योंकि जबान पलट जाती है इसका उच्चारण करने में। और अब देखिए गा और ड़ा, इनको हम क्या कहते हैं, ताड़न जात वर्ण। क्या कहते हैं, ताड़न जात। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम कहते हैं ताड़न जात चिन्ह। ताड़न जात चिन्ह, ताड़न जात, ताड़न जात चिन्ह बोलते हैं इसको हम। इसको हम क्या बोलते हैं, ताड़न जात चिन्ह। और इन वर्णों को क्या बोलते हैं, ताड़न जात वर्ण, ताड़न जात वर्ण। अच्छा, नीचे जो लगते हैं पॉइंट या डॉट, उनको हम यहाँ पर तो नुक्ता कहते हैं,
वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन डा और डा के केस में इनको हम नुक्ता नहीं ना कहकर क्या कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं। इन वर्णों को हम कह देते हैं ताड़न जात। ये आप लोग याद रखिएगा, ताड़न जात। इसको हम नुक्ता नहीं कहेंगे। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ताड़न जात वर्ण कौन सा है, तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, का भी दिया होगा नीचे, तो आप लोग कहेंगे यार नीचे जो पॉइंट लगा होता है सर ने वहां पे नुक्ता बताया था, लेकिन नहीं, ढा उड़ा के केस में इसको हम नुक्ता ना कह के ताड़न जात चिन्ह बोलते हैं, क्योंकि नुक्ता वाले शब्द अरबी और फारसी से आए हैं। ये हमारी हिंदी ने विकसित कर लिए हैं, ठीक है। इनको हम विकसित व्यंजन भी कह सकते हैं, विकसित व्यंजन। इनको हम क्या कह सकते हैं, विकसित व्यंजन भी कह सकते हैं, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये मूल व्यंजन तो है नहीं। डा हमारा था डा, डा के नीचे हमने ताड़न जात चिन्ह लगा दिया तो डा बन गया। और ढा हमारा था, ढा के नीचे हमने ताड़न जात चिन्ह लगा दिया तो हमारा ढा बन गया, ठीक है। तो इसको हम ताड़न जात चिन्ह कहते हैं। तो ये लोग आप ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक स्पेशल क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछा जाता है वो भी देख लीजिए आप लोग। वो पूछा जाता है, देखिए मैंने आपको बताया था जैसे खा है, इसका जब हम आधा रूप लेते हैं तो ये डंडा वाला, जैसे यहाँ पे देखिए डंडा है, तो इसका डंडा हटा के हम खा इस तरह से ले लेते हैं आधा रूप। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वाह, वाह में भी देखिए डंडा है, तो जितने व्यंजनों में डंडा होता है उसका आधा रूप जब हम लेते हैं तो डंडा हटा देते हैं, तो वाह का आधा रूप इस तरह से हो जाएगा। ना जैसे हमारा है ना, ना का आधा रूप जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा, डंडा हटा देंगे हम सीधे। लेकिन और मैंने आपको बताया था जो शब्द नीचे से गोल होते हैं, जैसे देखो टा, टा का आधा रूप हम कैसे लिखेंगे, इसको हम आधा नहीं कर सकते हैं तो हल लगा देंगे नीचे, हलंत लगा के लिखेंगे। ठा का जो आधा रूप हम लिखेंगे वो भी हम नीचे हलंत लगा के लिखेंगे, क्योंकि जो नीचे गोल होते हैं उनको हम आधा नहीं कर सकते। और दो शब्द मैंने बताए थे का, जैसे मैंने आपको बताया था का में डंडा है, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इस तरह से कर देंगे तो वाह के जैसा लगने लगेगा, तो वाह और का में कुछ डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। और सेम ऐसे ही फा है, फा का अगर हम पूरा डंडा हटा देंगे तो ये आधा पा हो जाएगा, तो ये भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको हम इतना लिख देते हैं, केवल थोड़ा सा नीचे का काट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज दोनों में आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ताड़न जात चिन्ह के केस में क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस ढा का आधा रूप बताइए, तो आप खटाक से बता देंगे अभी कि चूंकि इसके नीचे गोल है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे सीधे हल लगा देंगे तो इसका आधा रूप हो जाएगा ऐसे। तो अगर मैं आपसे कहूँ ढा का आधा रूप लिखो, तो इसमें भी आप कहेंगे कि ये ढा भी नीचे से गोल है, तो इसमें हम सीधे ऐसे ताड़न जात, इस ताड़न जात के नीचे हम हल लगा देंगे, ये अपने आप आधा हो जाएगा। चूंकि ये नीचे से गोल है तो इसको हम काट के तो आधा कर नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए हिंदी भाषा की एक जो विशेषता है, वो एक साथ एक जगह पे दो चिन्ह नहीं लगेंगे, ताड़न जात और हल चिन्ह। यहाँ पे देखिए दो चिन्ह आए हैं, एक आया है ताड़न जात चिन्ह, ताड़न जात चिन्ह, और दूसरा हमारा यहीं पे कौन सा आया है, हल चिन्ह, हल चिन्ह। और हिंदी भाषा में एक साथ कहीं पर भी दो शब्द दो चिन्ह तो लग ही नहीं सकते। तो इस तरह से जो हमारा ढा का रूप होगा, जो इस तरह से हमारा रूप होगा, ये हिंदी भाषा में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा रूप हम हिंदी भाषा में कभी नहीं बनाते हैं, ये हिंदी भाषा में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका अस्तित्व ही नहीं है। सेम इसी प्रकार जो हमारा ढा है, ढा का अगर हम आधा रूप इस तरह से कर दें कभी, तो ये भी जो है अस्तित्व में नहीं है हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी भाषा का एक अपना सीधा सीधा रूल है, क्योंकि हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है और इसमें कमियां बहुत ही कम है। इंग्लिश और फारसी उर्दू ले लीजिए आप, उसमें बहुत कमियां हैं। हिंदी और संस्कृत में आप एक दो कमियां होंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा उच्चारण वाली, बाकी हिंदी भाषा में कमियां बहुत ही कम है। इसीलिए हिंदी भाषा बहुत ही अच्छी भाषा और वैज्ञानिक भाषा है। ये जो है एक जगह पर दो चिन्हों का प्रयोग नहीं करती है, इसीलिए इनका आधा रूप एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनका हम आधा रूप कभी नहीं बनाएंगे। और दो चीजें आप और ध्यान रखिएगा द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजनों के बारे में, कि इनसे
इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होगा, कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है, कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। जो हमारे ये जो द्विगुण व्यंजन है ढ और ढ, इन व्यंजनों से कोई भी शब्द की शुरुआत कभी नहीं होगी, ये रूल होता है हमारी हिंदी का। और इनका आधा रूप भी प्रयोग नहीं होगा, हल वाला, ये दूसरा रूल है। हाँ, ये बीच में इनका प्रयोग हो सकता है और इनका बाद में प्रयोग हो सकता है। जैसे शब्द देखिए सड़क, सड़क में ये जो है डा ड़ा जो है ये देखिए बीच में आ गया है, तो ये बीच में आ सकते हैं, लास्ट में आ सकते हैं, लेकिन किसी शब्द की शुरुआत इनसे कभी नहीं होगी। जैसे शब्द मैं लिख दूं ढक्कन, ढक्कन, तो ढक्कन में देखिए ढा है, इसके नीचे कभी आप ये पॉइंट मत लगाइएगा, तो ये शब्द गलत हो जाएगा। जैसे आप लिखें ढपली, आप लोग लिखते हैं ढपली, जो बजाने वाली नहीं होती है, जिसको बजाया जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं उसके नीचे यहाँ पे ताड़नजात चिन्ह लगा देते हैं। अरे भैया, यहीं पे तो हमारा वर्तनी शुद्धिकरण का खेल होगा, क्योंकि इनसे कोई शब्द कभी भी प्रारंभ हो ही नहीं सकता। तो ये ढपली भी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ढपली केवल सिंपल ढा से लिख दिया जाएगा, ढपली। इसके नीचे ताड़नजात चिन्ह कभी नहीं लगेगा, ढक्कन में भी ताड़नजात चिन्ह कभी नहीं लगेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी इनसे शब्दों की शुरुआत मत करिएगा आप लोग। अब देखिए हमारा जो अगली चीज है, देखिए हमारा कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ण है, सॉरी, कोई भी वर्ण में हम जो ये पॉइंट है, जो आप बिंदी देख रहे हैं, इसको हम किस किस प्रकार से हिंदी में लगा सकते हैं। देखिए जैसे हमारा एक वर्ड है डा, डा के ऊपर हमने अगर डा के ऊपर बिंदी लगाई, देखिए, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अनुस्वार। ठीक है, अंगा अनुस्वार है, मैं बता चुका हूं। और यही कभी कभी किसका काम कर देगा, हिंदी में पंचमाक्षर का काम कर देगा। तो जो ऊपर बिंदी लगी होती है, ये दो काम कर रही होती है, एक काम कर रही होती है अनुस्वार का, दूसरा काम कर रही होती है पंचमाक्षर का। ठीक है, और ये केवल तत्सम शब्दों पर लगी होती है, तद्भव शब्दों पर ये बिंदी नहीं लगी होती है, वहां पर हम चंद्र बिंदी लगाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, किसी भी वर्ण के नीचे लग सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए डा के नीचे हमने इसको लगा दिया, डा के नीचे हमने इसको लगा दिया, तो ये डा और ढा बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये ताड़नजात चिन्ह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ताड़नजात चिन्ह कहलाएगा। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कह देते हैं। इन्हीं को हम द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कह देते हैं, जो कि मैं भी आपको बता चुका हूं। और किसी भी शब्द के आगे लगी हो सकती है, जैसे देखिए अंगा में लगी होती है, ये का वर्ग का पंचमाक्षर है, और ऐसा केवल एक ही जगह होता है का वर्ग में। जो का वर्ग है हमारा, ये देखिए का वर्ग अंगा, केवल ये एक ही शब्द पाया जाता है, एक ही वर्ण पाया जाता है हमारी हिंदी में, ये अंगा, जिसमें आगे लगी होती है। और इसके अलावा देखिए किसी भी शब्द के ये 5 शब्द आप लोग याद रखिएगा, इनके नीचे लगी रहती है। इनको छोड़ के देखिए डा और डा के नीचे जब ये बिंदी लगी होगी, तब तो इस बिंदी को हम ताड़नजात चिन्ह कहेंगे, और इन वर्णों को हम क्या कहेंगे, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। फिर से देखिए, जब ये बिंदी नीचे लगी होगी इन दो वर्णों के, डा और डा के नीचे, तब इस बिंदी को हम कहेंगे ताड़नजात चिन्ह, और इन वर्णों को हम कहेंगे द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। तब हम इनको ये चीज कह देंगे। और ये 5 वर्ण आप याद रख लीजिए, का, खा, जा, फा और गा। जब इनके नीचे ये बिंदी लगी होगी, तो इस बिंदी को हम नुक्ता कह देंगे, और इनको हम नुक्ता वाले वर्ण कह देंगे। और ये कहाँ से आए हैं, उर्दू, अरबी, फारसी से आए हुए हैं। ठीक है, और इनको हिंदी में किसने इंट्रोड्यूस कराया है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कराया है। इस पर नुक्ता वाले वर्णों पर भी मेरी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा, वो मैं आपको ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, ये कैसे बनते हैं, तो इनके बारे में मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगा। वहां पे मैं आपको संयुक्त व्यंजनों के बारे में बता दूंगा कि ये
किन किन व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, क्यों इनको मूल व्यंजन नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये मूल व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको हम मूल व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को देखिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।